साइंस। तो देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है अब बायोलॉजी के अंदर, जिसका नाम है चैप्टर 7 डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है तुम्हें पता चल जाएगा। देखो तुम्हें मालूम है बायोलॉजी के अंदर हम सिर्फ किसकी बात करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की। भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म की ही तो बात की जाती है। डाइवर्स बायोलॉजी के अंदर सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात की जाती है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि अर्थ पर कितने तरह के अलग अलग टाइप के अलग अलग फीचर के अलग अलग दिखने में अलग अलग तरह से रहने में अलग अलग ऑर्गेनिज्म हैं, तो तुम कहोगे सर ये तो बड़ा मुश्किल है गिनना, मैं तो मर जाऊंगा गिनते गिनते। बिल्कुल हर कोई मर जाता है, तुम मरोगे तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मर जाते हैं हर कोई। ठीक है, खैर मजाक की बात एक तरफ हुई। तो इतनी ज्यादा ह्यूज वैरायटी है, इतनी ज्यादा ह्यूज वैरायटी है, तुमसे मैं बोलूं कि सारे ऑर्गेनिज्म की स्टडी करके आना, मुझे बताना किसमें कौन सा फीचर पाया जाता है, तुम कहोगे सर ये तो बड़ा मुश्किल काम है ना। अगर मैं तुमसे कहता हूं कि प्लांट की स्टडी करके आना, तब तुम्हें कुछ बात ठीक लगी कि हाँ चलो ठीक है प्लांट की बात तो समझ में आ रही है। मैंने बोला एनिमल में कैट्स की स्टडी करके आना, कैट होती है ना बिल्लियां अलग अलग तरह की, सारी प्रजाति की पाई जाने वाली बिल्लियां, तुम कहोगे चलो ठीक है ये भी बात ठीक लग रही है। मैंने बोला सारे एनिमल की स्टडी करके आना, तुम कहोगे सारे एनिमल्स, डॉग है ना, कैट, लायन, टाइगर, फिश, दुनिया भर के, ये तो बड़ा मुश्किल काम है ना। इसका मतलब ये हुआ कि इतने ज्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इतने ज्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म है कि उनके अंदर दुनिया भर की क्या पाई जाती है, डाइवर्सिटी पाई जाती है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है उनके अंदर कुछ सिमिलैरिटी भी होती है और उनके अंदर कुछ डिसिमिलैरिटी भी होती है। मतलब कभी कभी कोई ऑर्गेनिज्म एक जैसा दिखाई देता है और कभी कभी कोई ऑर्गेनिज्म अलग दिखाई देता है। एक एग्जांपल देता हूं, तुम्हारी बात करते हैं। तुम जब अपना कंपैरिजन देखो, तुम जब अपना कंपैरिजन अपने फ्रेंड से करोगे तो तुम्हें काफी सारी बातें सिमिलर लगेंगी ना अपने फ्रेंड से कंपेयर करने पर। तुम खुद को जब अपने दोस्त के साथ तुलना करोगे तो काफी सारी चीजें सेम लगेंगी, क्योंकि तुम दोनों एक ही नेचर के हो, तुम दोनों एक ही नेचर के हो। लेकिन अपना कंपैरिजन अगर तुम एक मंकी से करते हो, बंदर से करते हो, तो मुझे बताओ अब भी वो सारी बातें सेम लगेंगी? नहीं, अब सेम नहीं लगेंगी ना, बहुत सारी बातें डिफरेंट हो जाएंगी, बहुत सारी बातें डिफरेंट हो जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब तुमने अपना कंपैरिजन अपने फ्रेंड से करा तो थोड़ा बहुत कम डिफरेंस था, मैं ये तो नहीं कह रहा सेम थे, तुम और तुम्हारा फ्रेंड बिल्कुल सेम थे, बिल्कुल सेम नहीं, बिल्कुल सेम तो नहीं होते, लेकिन हाँ सिमिलर जरूर होते हैं। लेकिन जब तुमने अपना कंपैरिजन एक मंकी से करा तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंस दिखाई दिया। किसके अंदर ज्यादा डिफरेंस दिखाई देगा मुझे बताओ, ऊपर वाले केस में या दूसरे वाले केस में? बोर्ड पे देखो, नंबर 1 केस के अंदर या नंबर 2 केस के अंदर? नंबर 2 के अंदर। डिफरेंस किस में दिखाई देगा ज्यादा? नंबर 2 के अंदर। क्यों? क्योंकि तुम्हारा कंपैरिजन मंकी से हो रहा है और मंकी की वैरायटी अलग है, हमारी वैरायटी अलग है। अब अगर अपना कंपैरिजन हम काऊ से करते हैं तो तुम कहोगे भैया और भी ज्यादा फर्क आ गया। क्यों? क्योंकि अब वैरायटी बहुत ही ज्यादा बदल गई। तो तुम ये देखो कि इतने छोटे लेवल पर अगर हमने सिर्फ 4 ऑर्गेनिज्म की बात करी, देखो कितने ऑर्गेनिज्म की बात करी है फिलहाल अभी हमने 4, हम, तुम्हारा फ्रेंड, मंकी और काऊ। सोचो 4 ऑर्गेनिज्म में इतना फर्क पाया जा सकता है, 4 ऑर्गेनिज्म में अगर इतना फर्क पाया जा सकता है तो पूरी अर्थ पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर कितना फर्क होगा ना। तो मुझे बताओ इतने सारे फर्क को अगर मैं तुमसे कहूं स्टडी करो तो तुम कहोगे बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि मैंने ना सारे ऑर्गेनिज्म को क्या कर दिया है, क्लासिफाई कर दिया है। क्लासिफाई का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को उनकी विशेषताओं के अनुसार अलग अलग करना।
किसी भी ऑर्गेनिज्म को उनकी फीचर्स के अकॉर्डिंग, उनकी सिमिलैरिटीज के अकॉर्डिंग, उनकी डिसिमिलैरिटीज के अकॉर्डिंग क्या करना, अलग अलग करना। तो तुम कहोगे हाँ अब ये आसान है, अब ये काम थोड़ा सा आसान है, उनकी स्टडी करना, उनकी स्टडी करना थोड़ा सा क्या हो जाएगा भाई, आसान हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो क्लासिफिकेशन की वजह से, क्लासिफाई करने की वजह से हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना कैसा हो जाता है, बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना बहुत ही आसान लगने लगता है और हम फिर उसकी स्टडी कर पाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि हम क्लासिफाई कर ही क्यों रहे हैं, है ना। क्लासिफाई अलग अलग करने का काम कर ही क्यों रहे हैं, देखो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऑर्गेनिज्म दुनिया भर के हैं और अगर एक साथ स्टडी करेंगे तो बहुत मुश्किल है, एक साथ स्टडी करना बड़ा मुश्किल काम है, इसलिए अलग अलग कर रहे हैं। दूसरी चीज, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो दिखने में एक जैसे लगते हैं, जिनके अंदर कुछ फीचर्स सिमिलर होते हैं तो कुछ फीचर्स डिसिमिलर होते हैं, है ना। तो चैप्टर 7 डाल दो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये बात मैंने पहले बता दी है। चैप्टर 7 का नाम है तुम्हारा डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मैंने पहले बताया था डाइवर्सिटी में दो चीजें आ जाती हैं, या तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ चीजें क्या होंगी सिमिलर, या कुछ चीजें क्या होंगी डिसिमिलर। हम इस चैप्टर में दोनों चीजों को पढ़ेंगे, उसकी सिमिलैरिटी भी और उसकी डिसिमिलैरिटी भी, और दोनों को बड़े ही ध्यान से पढ़ना है और बहुत ही आसान चीज है, ज्यादा मुश्किल नहीं होगी अगर थोड़ा दिमाग लगाकर पढ़ोगे तो। ठीक है, अगर थोड़ा ध्यान से पढ़ते हो तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होने वाली है, लेकिन क्वेश्चन है कि तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले तो एक नोट लिखो, चैप्टर शुरू करने से पहले तुम्हें एक छोटा सा क्या लिखना पड़ेगा, एक नोट। तो लिखो नोट के अंदर, ईच ऑर्गेनिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर ऑर्गेनिज्म। ईच ऑर्गेनिज्म is different from each organism is different from all other organism। होता है ना, एक ऑर्गेनिज्म बाकी सारे ऑर्गेनिज्म से अलग होता है। देखो अभी अभी बताया था मैंने, तुम अपना कंपैरिजन अपने फ्रेंड से भी करोगे ना, तब भी तुम सेम नहीं हो, तब भी, जबकि तुम जानते हो तुम्हारी और तुम्हारे फ्रेंड की एक ही वैरायटी है, एक ही स्पीशीज है, स्पीशीज एक ही है ना, प्रजाति थोड़ी ना बदली है, वो भी इंसान है तुम भी इंसान हो, है ना, सब कुछ सेम है, लेकिन फिर भी फर्क है, फिर भी फर्क है। आई के कलर का फर्क, बाल के कलर का फर्क, बाल की शेप का फर्क, फेस का फर्क, साइज का फर्क, हाइट का फर्क, है ना, शेप का फर्क, बहुत सारे फर्क। तो लिखो ईच ऑर्गेनिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर्स। ऑल अदर्स, फर्क इतना है, किसी के अंदर थोड़ा सा ज्यादा चेंज होता है तो किसी के अंदर थोड़ा सा कम चेंज होता है, लेकिन चेंज जरूर होता है, चेंज जरूर होता है। तुम्हारी क्लास में अगर 50 बच्चे बैठे हुए तो वो 50 के 50 डिफरेंट हैं, कोई भी सेम नहीं है। फर्क इतना है, किसी के अंदर थोड़ा ज्यादा फर्क है, किसी के अंदर थोड़ा सा कम फर्क है, लेकिन फर्क जरूर है। ठीक है, फ्रॉम ऑल अदर्स लिख लो, लार्जर और स्मॉलर चेंज, ब्रैकेट में लिख लेना, लार्जर और स्मॉलर चेंज, लार्जर और स्मॉलर चेंज, मतलब चेंज जरूर होगा, चाहे बड़े लेवल पर चाहे छोटे लेवल पर, बट चेंज जरूर होगा। ठीक है, लार्जर और स्मॉलर चेंज। तो देखो कई बार पेपर में आ चुका है 1 नंबर में कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि चेंज होता है, सिमिलैरिटी नहीं होती है। तो वहां पर तुम्हें ये तीनों एग्जांपल लिख देने जो मैं लिखवाने वाला हूं। लिखो फॉर एग्जांपल, उसी लाइन के अंदर लिखो फॉर एग्जांपल। अब लिखो पहला एग्जांपल, वही वाला लिखना है जो अभी दिया था। लिखो यू एंड योर फ्रेंड, यू एंड योर फ्रेंड
बताओ ग्रेटर चेंज होगा या स्मॉलर चेंज होगा? मुझे देखकर बताना, बोर्ड पे देखो पहले। अगर पहले एग्जांपल में मैं कह रहा हूं तुम और तुम्हारा फ्रेंड, दूसरे एग्जांपल में मैं कह रहा हूं तुम्हारा कंपैरिजन एक मंकी से, और तीसरे एग्जांपल में मैं कह रहा हूं तुम्हारा कंपैरिजन एक काऊ से। तीनों में से देखकर बताओ कहां पर चेंज ज्यादा है। बताओ मंकी के साथ कंपैरिजन करोगे तो ज्यादा चेंज है ना। जब तुम अपना कंपैरिजन अपने फ्रेंड से करोगे तो चेंज कम दिखाई देंगे, सिमिलैरिटी ज्यादा दिखाई देगी, है ना। तुम और तुम्हारा फ्रेंड मिलते जुलते हो, लेकिन जब तुम अपना कंपैरिजन एक बंदर से करोगे तो बहुत फर्क दिखाई देगा, लेकिन जब तुम अपना कंपैरिजन एक गाय से करोगे तो और भी ज्यादा फर्क दिखाई देगा ना। तो लिख लो यू एंड योर फ्रेंड, ब्रैकेट में लिख लेना स्मॉलर चेंज। यू एंड योर फ्रेंड, ब्रैकेट में लिख लो स्मॉलर चेंज, है ना। यहां पर चेंज होगा तो सही, लेकिन बहुत ही कम। लेकिन जब तुम अपना कंपैरिजन एक बंदर से करोगे, मंकी से करोगे, तब तुम्हें सच्चाई पता चलेगी कि तुम में और बंदर में कुछ फर्क तो है। अब लिखो बी पॉइंट, यू एंड मंकी, यू एंड मंकी, ब्रैकेट में लिख लेना ग्रेटर चेंज। यू एंड मंकी, ब्रैकेट में लिख लो ग्रेटर चेंज। यू एंड मंकी, ब्रैकेट में लिख लो ग्रेटर चेंज, ज्यादा चेंज आएगा। और सी में लिख लो यू एंड काओ, यू एंड काओ, मतलब इस बार तुमने अपना कंपैरिजन किससे करा है? एक गाय से। यू एंड काओ, ब्रैकेट में लिख लो ग्रेटर चेंज, यहां पर भी चेंज आएगा, है ना, ग्रेटर चेंज। इन्वर्टेड कॉमा भी लगा सकते हो। तो देखो चेंजेस तो बहुत सारे होते हैं, और क्वेश्चन ये क्या मैं सारे चेंजेस पढ़ाऊंगा? नहीं। क्या सारे चेंजेस पढ़ने पॉसिबल है हर एक ऑर्गेनिज्म के? नहीं, फिर तो पूरा चैप्टर निकल जाएगा ना। तो कुछ चीजों की बात करेंगे बस। एक हेडिंग बना दो क्वालिटी। यहां पर क्वालिटी में ना मैं साइज की बात करूंगा, ब्रैकेट में लिख लेना साइज। तुमने देखा होगा कोई कोई सा ऑर्गेनिज्म तो इतना छोटा है, इतना छोटा है कि बिना माइक्रोस्कोप के दिखता भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अमीबा, फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम, है ना। मतलब इतने छोटे साइज है, इतना छोटा साइज है कि एक माइक्रोन मीटर से भी छोटा, तो उसको हम खुले तौर पर देख भी नहीं सकते हैं। और वहीं पर कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जैसे कि ब्लू व्हेल, जैसे कि ब्लू व्हेल जो लगभग होती है तुम्हारी 30 मीटर की। बताओ 30 मीटर तो बहुत होता है। मतलब कहीं पर तो कुछ ऑर्गेनिज्म का साइज इतना छोटा है कि हद से ज्यादा दिखाई भी नहीं दे रहा, और जहां पर कुछ ऑर्गेनिज्म इतने बड़े हैं, इतने बड़े कि हद से ज्यादा। इसी तरह से एक और ले लो रेडवुड ट्री, जो कि कैलिफोर्निया में माना जाता है, माना किया जाता है कैलिफोर्निया में ही है रेडवुड ट्री। ये लाल कलर की लकड़ी का पेड़ होता है, और ये होता है लगभग 100 मीटर लंबा। अंदाजा लगा सकते हो कितने होते हैं? बहुत होते हैं 100 मीटर। 100 मीटर बहुत होते हैं। बताओ कहीं पर तो कोई ऑर्गेनिज्म इतना छोटा है कि दिखाई भी नहीं दे रहा, और कहीं पर कोई ऑर्गेनिज्म इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि चौंकाने वाले साइज है उनका। तो बताओ क्या ये डिफरेंस नहीं है? ये चेंजेस ही तो है। तो क्वालिटी फर्क करती है साइज पर, कि किसी का साइज छोटा तो किसी का साइज बड़ा। कोई चूहा है इतना सा, है ना, इतना सा ही तो होता है चूहा या चूहे का बच्चा, और कहीं पर एक हाथी इतना बड़ा। बताओ कितना फर्क है। तो सबसे पहला क्वालिटी आती है साइज, कि साइज अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो पेपर में आ चुका है साइज के ऊपर भी, ये भी तुम्हारी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है कि क्वालिटी जो होती है ऑर्गेनिज्म की साइज के बारे में, वो एक्सप्लेन कीजिए कैसे। तो यही वाले एक दो एग्जांपल एक्सप्लेन कर देने। लिखो स्मॉल ए पॉइंट, लिखो माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया, बोर्ड पे लिखा हुआ है माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया हैज अ माइक्रोमीटर साइज, बोर्ड पे लिखा हुआ है। मतलब माइक्रोमीटर मतलब बहुत छोटा, 1 मीटर से भी, मीटर तो छोड़ो बहुत ही छोटा है। तो माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया हैज अ
माइक्रोमीटर साइज, माइक्रोमीटर साइज मतलब इतना ज्यादा छोटा है कि माइक्रोस्कोपिक है। माइक्रोस्कोपिक मतलब इसको हम सिर्फ किस में देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप में। अब लिखो बी पॉइंट, लिखो ब्लू व्हेल देखिए कभी, भाई टीवी पे तो देखी होगी, कितनी बड़ी होती है। ब्लू व्हेल एंड रेड वुड ट्री, है ना, रेडवुड ट्री जो कि कैलिफोर्निया में है। ब्लू व्हेल एंड रेडवुड ट्री ऑफ कैलिफोर्निया, बोर्ड पे लिख देता हूं मैं, कैलिफोर्निया। ब्लू व्हेल एंड रेडवुड ट्री ऑफ कैलिफोर्निया, redwood tree of California have approximate sizes, have approximate sizes 30 meter, approximate sizes 30 meter and 100 meter। बताओ 30 मीटर ब्लू व्हेल के लिए लिखवाया है और 100 मीटर रेडवुड ट्री के लिए लिखवाया है। अप्रोक्सीमेट साइजेस 30 मीटर एंड 100 मीटर रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली, है ना। मतलब ब्लू व्हेल देखो कितनी बड़ी और रेडवुड ट्री देखो उससे भी बड़ा, और कहीं पर एक बैक्टीरिया जो हमें दिखाई भी नहीं दे रहा और कहीं पर एक ब्लू व्हेल इतनी बड़ी। तो बताओ साइज का फर्क आ गया ना। तो देखो और भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं। अब मैं अगली क्वालिटी लिखवाऊंगा, अगला सब हेडिंग बना दो, फिर से लिखो क्वालिटी, लेकिन इस बार मैं बात करूंगा क्वालिटी के अंदर लाइफ, लाइफ ब्रैकेट में लिख देना लाइफ बस। तुमने देखा होगा जहां पर एक मच्छर 1 या 2 दिन या हद से 3 या 4 दिन में निकल लेता है, और वहीं पर कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कम से कम हजारों साल तक जीते हैं। चौंकाने वाली बात है ना। कोई मॉस्किटो की अगर हम बात करते हैं तो वो तो कुछ ही दिनों का मेहमान होता है, मक्खी मच्छर वगैरह, या फिर एक चुईया या फिर एक डॉग। एक डॉग का लाइफ स्पैन कितने साल का होता है, ज्यादा से ज्यादा 12 साल या 15 साल बस। और वहीं पर कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो हजारों साल तक जीते हैं। देखो एक मच्छर 1 या 2 दिन का मेहमान, एक डॉग 10 से या 12-13 साल के आसपास का समय, ठीक है। और अगर हम अपनी बात करें तो मिनिमम आजकल जो टाइम पीरियड है साइंस के हिसाब से वो 65 साल के आसपास जीने का है इंसान का। वो बात अलग है, इंसान 100 साल तक जी गया, 105 साल तक जी गया, अच्छी बात है। साइंस के अकॉर्डिंग 65 साल का टाइम पीरियड होता है, 65 ईयर। और वहीं पर कुछ ट्री ऐसे होते हैं जो 3-3 हजार सालों तक चलते रहते हैं, पेड़। तो देखो कितना फर्क है, 1-2 दिन, 12-13 साल, 65 साल, 3000 साल। तो ये फर्क नहीं है तो और क्या है, ये फर्क नहीं है तो और क्या है। तो मुझे बताओ इतने सारे ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन को पढ़ेंगे तो कितना मुश्किल काम है। अभी तो मैंने कितने ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया, बस 4। मच्छरों के बारे में, मच्छरों का टाइम पीरियड 1 या 2 दिन का, कुत्तों का टाइम पीरियड मेनली 12 से 13 साल, और हम लोगों का टाइम पीरियड 65 साल के आसपास, और एक ट्री का टाइम पीरियड 3000 साल या 1000 साल या 800 साल, है ना। तो देखो इतने ह्यूज ऑर्गेनिज्म में से 4 की स्टडी करने में ही पता चल रहा है हमें कितना वेरिएशन है। सोचो इतने ज्यादा ऑर्गेनिज्म है, सबकी स्टडी करना मुश्किल है ना। तभी तो ये चैप्टर बनाया गया है डाइवर्सिटी। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद तुम्हें काफी सारी नॉलेज हो जाएगी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के बारे में, कि किस ऑर्गेनिज्म का लाइफ पीरियड क्या होता है, किसका क्या होता है ना। सबका तो नहीं, खैर लिखो इसके लिए भी ए पॉइंट लिखो। ए पॉइंट में लिखो सम पाइन ट्रीज, बोर्ड पे लिखा हुआ है पाइन ट्रीज। पाइन ट्रीज इनको हिंदी में कहते हैं सदाबहार। देखो नाम से ही पता चल रहा है सदाबहार, मतलब ऐसे पेड़ जिनका सालों साल कुछ नहीं बिगड़ता, जिंदगी भर ऐसे ही चलते रहते हैं, कभी खत्म नहीं होते, सदाबहार है, वही एवरग्रीन, ठीक है। लिखो सम पाइन ट्रीज लाइफ फॉर, बोर्ड पे लिखा हुआ है लाइफ, सम पाइन ट्रीज लाइफ फॉर 1000 of years, 1000 of years मतलब हजारों साल तक रहता है उनका लाइफ। उनका लाइफ टाइम पीरियड कितने साल का होता है, हजारों साल तक का, कितनी बड़ी बात है। सम पाइन ट्रीज
live for thousand of years, for thousand of years। लिखो बी पॉइंट के अंदर, लिखो इंसेक्ट्स, ब्रैकेट में लिख लेना मॉस्किटोस, लिख लोगे ना मॉस्किटोस, MOSQUI, MOSQUITOES, मॉस्किटोस। ठीक है, लिख लो इंसेक्ट्स, मॉस्किटोस ब्रैकेट में, फिर लिखो डाई, DIE, मर जाते हैं मतलब, डाई विद इन अ फ्यू डेज, विद इन अ फ्यू डेज मतलब कुछ ही दिनों के मेहमान होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 दिन, बस अपने आप ही नेचुरली मर जाते हैं, इनका टाइम पीरियड इतना ही होता है, विद इन अ फ्यू डेज। तो ग्रोथ भी तो होती है ना उस हिसाब से, ग्रोथ भी होती है, जितनी तेजी से मरते हैं उतनी जल्दी से प्रोड्यूस भी होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, विद इन अ फ्यू डेज। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो लाइफ टाइम पीरियड है उसमें भी कितना फर्क है इनका। और तुमने देखा होगा जैसे जैसे इनका लाइफ टाइम पीरियड बीतता रहता है तो बॉडी पर चेंजेस भी आने लगते हैं। फॉर एग्जांपल स्किन, है ना, हमारी स्किन जब हम जवान होते हैं तो कितनी फ्रेश होती है, कलर भी कितना ब्राइट होता है, शाइनिंग होती है। लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे हमारी लाइफ गुजरती रहती है तो हमारा चेहरा कलरलेस होने लगता है, फीका पड़ने लगता है ना। तो ये चेंजेस भी दिखाई देते हैं। तो इस चेंजेस के लिए हेडिंग मत बनाओ, इसी में लिख लो, सी पॉइंट में इसी में लिख लो, लिखो लाइफ ऑल्सो फ्रॉम कलरलेस, लाइफ ऑल्सो फ्रॉम कलरलेस। ठीक है, तो जो लाइफ होती है वो धीरे, लाइफ का मतलब यहां पर है कि हमारी बॉडी पर जो चेंजेस दिखाई देते हैं। ठीक है, कलरलेस इन लिख लो, फॉर एग्जांपल बर्ड्स, पक्षी, बर्ड्स एंड फ्लावर्स, है ना, फ्लावर में भी ये सब होता है, पत्तियों का रंग, है ना, फ्लावर किस तरह से कलर बदलते हैं। जब एक फ्लावर का लाइफ टाइम पीरियड खत्म हो जाता है तो वो सूख के बेकार हो जाता है, पत्तियां झड़ जाती हैं तो वो बिल्कुल पीली हो चुकी होती हैं, कुछ ऑरेंज हो जाती हैं, है ना, कोई काली पड़ जाती है। तो ये सब क्या है, ये सब क्वालिटी तो है। किसी और हम भी ऐसे ही होते हैं क्या, हम सूख के पीले हो जाते हैं? नहीं, हमारा भी अपना तरीका है, हमारे अंदर भी चेंजेस दिखाई देते हैं, प्लांट के अंदर भी चेंजेस दिखाई देते हैं, फ्लावर के अंदर भी चेंजेस दिखाई देते हैं। तो सबके अंदर अपने अपने हिसाब से चेंजेस दिखाई देते हैं, सबके अंदर सिमिलर तरीके से चेंजेस नहीं है, अलग अलग तरीके से चेंजेस हैं। तो मुझे बताओ, जब इतने ज्यादा ऑर्गेनिज्म हैं और इतने ज्यादा ऑर्गेनिज्म के इतने ज्यादा फीचर्स हैं, तो क्या इतने सारे फीचर्स को एक साथ स्टडी अगर मैं बोलूं कल करके लाना तो क्या कर पाओगे? मैंने बोला सारे एनिमल के फीचर लिख के लाना, कर पाओगे? नहीं। अगर मैं तुमसे कह देता हूं कि एनिमल के अंदर तुम केवल स्टडी करके आना कैट्स की, तो तुम कहोगे हाँ भैया अब थोड़ा ठीक लग रहा है कि भैया ने एक काम दिया है, एनिमल में हमें केवल किसकी स्टडी करनी है, कैट्स की। तो भाई कैट्स की तो स्पीशीज होती हैं, सबको पढ़ लेंगे, हो जाएगा। मैंने बोला सिर्फ तुम स्टडी करके आना फिशेस की, तो तुमने कहा चलो ये भी ठीक लग रहा है। लेकिन अगर मैं कह दूं एनिमल्स की स्टडी करके आना, तो तुमने सोचा यार एनिमल्स है तो दुनिया भर के आ गए, कितने सारे आ गए, सबकी करेंगे, बड़ा मुश्किल काम है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबको अपनी अपनी वैरायटी में क्लासिफाई कर देना, मतलब सबको अपनी अपनी वैरायटी के अंदर अलग अलग कर देना और उसके बाद स्टडी करना ज्यादा आसान। एक एग्जांपल देता हूं, मैथ्स का, साइंस का, इंग्लिश का, एसएसटी का, संस्कृत का, सबका पेपर एक साथ हो जाए, क्या आसानी से कर पाओगे? नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हें क्या जरूरत है, क्लासिफाई करने की। मैथ्स का एक दिन लो, फिर साइंस का एक दिन लो, फिर इंग्लिश का एक दिन लो, तब जाके बात बनेगी। या फिर मैं ऐसे बोलूं चलो 10 मिनट साइंस पढ़ाऊंगा, 15 मिनट इंग्लिश पढ़ाऊंगा, 30 मिनट संस्कृत पढ़ाऊंगा, 50 मिनट हिंदी पढ़ाऊंगा और 10 मिनट के लिए कुछ और पढ़ाऊंगा, तो क्या समझ में आएगा? नहीं, मिक्सअप हुआ है। तो जब चीजों को क्या कर दिया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है उनकी विशेषताओं के अनुसार, उनकी सिमिलैरिटीज और उनकी डिसिमिलैरिटीज के अनुसार, जब उनको अलग अलग कर दिया जाता है तो चीजें ज्यादा अंडरस्टैंडेबल होती हैं, चीजें ज्यादा आसान लगती हैं, चीजें ज्यादा समझने लायक होती हैं और चीजों को समझना बहुत ही ज्यादा क्या हो जाता है, आसान।
तो कई बार पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि हम क्लासिफाई क्यों करते हैं। तो बताओ इसकी वजह से हमारी स्टडी क्या हो जाती है, आसान या मुश्किल? अगर तुम्हारे सामने प्लांट का एक ग्रुप है, एनिमल का एक ग्रुप है, फिर एनिमल के 5 ग्रुप अलग अलग है, प्लांट के 5 ग्रुप अलग अलग है, स्टडी करना आसान है कि हाँ भाई ये ग्रुप अलग अलग है, लेकिन मिक्सअप है सारे प्लांट सारे एनिमल, आधी कंफ्यूजन बन जाइए, है ना। तो पेपर में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो पहले क्वेश्चन लिखो व्हाई डू वी क्लासिफाई ऑर्गेनिजम्स, व्हाई डू वी WE why do we classify organisms, classify organisms question mark, classify organisms question mark। अब लिखो आंसर, है ना, पॉइंट वाइज लिखना, 3 पॉइंट लिखवाऊंगा, 3-4 बस लिखो। पहले तो मुझे बताओ स्टडी करने को बहुत ही ज्यादा आसान बना देता है ना, तो लिखो इट मेक्स स्टडी इजी, इट मेक्स स्टडी इजी ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, इट मेक्स स्टडी इजी of different organisms, it makes study easy of different organism। दूसरी चीज, हम इतने सारे ऑर्गेनिज्म के बारे में एक साथ जान लेते हैं, फिर है ना, अगर सब मिक्सअप हुआ होगा तो नहीं जान पाएंगे, लेकिन अगर ग्रुप वाइज लिखा हुआ होगा, उनकी सिमिलैरिटी के अकॉर्डिंग लिखा हुआ होगा, उनके प्लांट और एनिमल के अकॉर्डिंग लिखा होगा, तो इतनी सारी चीजों को हम एक साथ पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, ना। इसका मतलब ये हुआ कि सारे ऑर्गेनिज्म को टुगेदरली स्टडी किया जा सकता है आसानी से, बहुत ही ज्यादा, है ना। तो लिखो बी पॉइंट के अंदर लिखो वी कैन नो, वोट पे लिखा हुआ है नो का मतलब होता है जानना, मतलब हम सभी के बारे में जान सकते हैं। वी कैन नो ऑल लाइफ फॉर्म्स, ऑल लाइफ फॉर्म्स, वी कैन नो ऑल लाइफ फॉर्म्स टुगेदर, ये वर्ड जरूर लगाना, टुगेदर, वी कैन नो ऑल लाइफ फॉर्म्स, वी कैन नो all life forms together, ठीक है। दूसरी चीज, जब इतने सारे ऑर्गेनिज्म हमारे सामने होते हैं तो हमें उनके फीचर के रिलेशन के बारे में पता चल जाता है। फॉर एग्जांपल, मैंने भी एग्जांपल दिया था, अगर तुम अपना कंपैरिजन काऊ से करते हो तो तुम्हें पता चल गया, हाँ भाई जब हम अपनी बात कर रहे हैं तो हमारे तो 2 हाथ होते हैं और 2 पैर होते हैं, लेकिन जब हमने काऊ को देखा तो काऊ में हमने देखा हाथ नहीं होते हैं, चारों के चारों पैर होते हैं। रिलेशनशिप पता चली ना, तुम्हें फर्क पता चला कि उसकी क्या खासियत है, हमारी क्या खासियत है, और ये तुम्हें तभी पता चला जब तुमने उनका क्या करा, कंपैरिजन करा। और कंपैरिजन तुम तभी कर पाओगे, तुलना तुम तभी कर पाओगे जब इतने सारे ऑर्गेनिज्म तुम्हारे सामने होंगे एक तरीके से लिखे हुए, ठीक है। इसी तरह से तुमने देखा कि उसकी पूंछ होती है, हमारी पूंछ नहीं होती, तो बहुत सारे फर्क हैं, और ये सारे फर्क तभी पता चलते हैं जब हमने क्या कर रखा होता है, क्लासिफिकेशन। तो सी पॉइंट में लिखो इट रिवील्स का मतलब होता है पता करना, मतलब इससे हमें रिलेशनशिप के बारे में पता चल जाता है, एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या इंटर रिलेशनशिप है, हम उसके बारे में भी जान पाते हैं अगर हमने क्या कर रखा होता है, क्लासिफिकेशन। तो लिखो इट रिवील्स द इंटर रिलेशनशिप, इट रिवील्स द इंटर रिलेशनशिप, लिख लोगे ना, इंटर INTER, इंटर, फिर रिलेशनशिप, इट रिवील्स द interrelationship among the organisms, it reveals the interrelationship among the organisms,
इंटर रिलेशनशिप्स अमंग द organisms, इंटर रिलेशनशिप्स अमंग द ऑर्गेनिज्म। तो इसी की वजह से हम उनके बीच में जो भी रिलेशनशिप है ऑर्गेनिजम्स के बीच में, उसके बारे में भी हम जान पाते हैं और बहुत ही आसानी से। देखो मैंने बताया था सारे ऑर्गेनिज्म को पढ़ने के लिए बढ़िया रहेगा कि तुम पहले से क्या करके रखो, क्लासिफिकेशन। अब क्वेश्चन ये है कैसे करें, है ना। चलो ठीक है, ऑर्गेनिज्म को अलग अलग करना है, ये एक बहुत जरूरी चीज है, करना चाहिए, है ना। क्योंकि कोई सी भी चीज अगर हम अलग अलग तरीके से करते हैं, मतलब सेपरेट करके करते हैं, तो आसानी से हो जाती हैं, फिर चीजें हमें क्या लगने लगती हैं, आसान। अगर तुम अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते हो, एक एक घंटे के गैप में पढ़ते हो, तो चीजें ज्यादा अंडरस्टैंडेबल होती हैं, ज्यादा समझ में आती हैं बातें, है ना। तो अलग अलग करना समझ में तो आ गया कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ये काम को आसान कर देता है। क्वेश्चन ये है कि कैसे करें, क्लासिफिकेशन करें तो कैसे करें। तो देखो वैसे तो बहुत से लोग साइंटिस्ट इसमें लगे रहे कि ऑर्गेनिज्म को कैसे क्लासिफाई करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो बेस्ट रिसोल्यूशन निकल कर आया इस बात का, वो निकल कर आया हियरार्की। क्या निकल कर आया, हियरार्की। हियरार्की का जो क्लासिफिकेशन था, हियरार्की सीरीज बोला जाता है। अभी मैं बता दूंगा, ये एक नाम है, ये एक सिस्टम है जिसके अंदर हमें बताया जाता है कि इतने सारे ऑर्गेनिज्म को कैसे अलग अलग करें, इतने सारे ऑर्गेनिज्म को कैसे अलग अलग करें, ये सिस्टम हमें बताएगा। लेकिन इसकी बात मैं बाद में करूंगा, पहले मैं तुम्हें उन लोगों की बातें बताऊंगा जिन्होंने अपना करतूत कर दिखाया क्लासिफाई करने में, मतलब जो लोग लगे रहे क्लासिफिकेशन के लिए। सबसे पहले तो ये देखा जाता था कि ठीक है, एक तरीका तो है क्लासिफाई करने का ऑर्गेनिज्म को, वो तरीका ये है कि यदि हम किसी ऑर्गेनिज्म को उसके लिविंग प्लेस के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करें। किसके अकॉर्डिंग क्लासिफाई करें, लिविंग प्लेस के अकॉर्डिंग, कि मतलब वो कहां पर रहता है। फॉर एग्जाम्पल हवा में उड़ने वाले बर्ड्स, बर्ड्स का क्लासिफिकेशन अलग, पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म अलग, फॉर एग्जाम्पल फिश, ऑक्टोपस, उनका क्लासिफिकेशन अलग, लैंड पर रहने वाले ऑर्गेनिज्म अलग जैसे कि हम, उनका क्लासिफिकेशन अलग। तो मतलब ये है कि हमने उनको क्लासिफाई करा उनके लिविंग प्लेस के अकॉर्डिंग, जिस प्लेस पर वो रहते हैं जर्नली, है ना। तो ऐसे में क्या हुआ बताओ, क्या ये तीन बातें बोलना ठीक है कि हवा वाले, जमीन वाले और पानी वाले, क्या इतना क्लासिफिकेशन काफी है। जबकि तुम भी जानते हो पानी में तो दुनिया भर की ह्यूज वैरायटी होती है, कितनों का क्लासिफिकेशन एक ही ग्रुप में डालोगे, नहीं। हवा में पक्षी है ना, बर्ड्स, बर्ड्स कितनी ह्यूज वैरायटी के होते हैं, अलग अलग प्रजाति के, अलग अलग स्पीशीज के, दिखने में अलग, कोई छोटा कोई बड़ा, है ना, इतनी ज्यादा वैरायटी है, वो भी अलग। और लैंड पर रहने वाले, कहां पर एक एलिफेंट की बात हम कर रहे हैं, कहां पर हम अपनी बात कर रहे हैं, कहां पर एक चूहे की बात कर रहे हैं, तो ये भी कितने अलग अलग है। तो क्या इतना सा क्लासिफिकेशन काफी है कि एयर वाले, वाटर वाले और लैंड वाले, तीन बातें बहुत हैं, नहीं। तो ये जो क्लासिफिकेशन दिया था ना लिविंग प्लेस के अकॉर्डिंग, ये दिया था हमारे ग्रीक थिंकर एरिस्टोटल ने। क्या नाम था उस बंदे का, एरिस्टोटल। इसका ये क्लासिफिकेशन क्या कर दिया गया था, रिजेक्ट। पेपर में आ गया है कि इसका क्लासिफिकेशन रिजेक्ट क्यों किया गया था। तुम खुद ही सोचो, इसने बस तीन बातें बोली, एयर वाटर लैंड, इतना काफी है क्या, अधूरा काम है भाई, है ना। तो पहले तो हेडिंग बना दो आज के लिए, लिखो बेस ऑफ क्लासिफिकेशन, बेस ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब क्लासिफिकेशन समझ में आ गया है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये समझ में नहीं आया कैसे करें। तो उस समय हमें बताई थी ये बात किसने, एरिस्टोटल ने। और एरिस्टोटल ने जो बोला था वो ये कह रहा था कि हर एक ऑर्गेनिज्म को ना किसके अकॉर्डिंग सेपरेट करो, उसके लिविंग प्लेस के अकॉर्डिंग। पता है उसका जो लिविंग प्लेस होता है वो क्या कहलाता है, हैबिटेट। हैबिटेट, हैबिटेट का मतलब होता है एक ऑर्गेनिज्म अपने कौन से स्थान पर रहता है,
ठीक है, हैबिटेट का मतलब उसका लिविंग प्लेस। तो इसने क्लासिफिकेशन करा था किसके अकॉर्डिंग, हैबिटेट के अकॉर्डिंग, मतलब अपने लिविंग प्लेस के अकॉर्डिंग। तो लिखो इसके लिए नंबर 1 पॉइंट पहले इस हेडिंग के अंदर लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिखो ग्रीक थिंकर, ये ग्रीक का था क्योंकि ग्रीक थिंकर, थिंकर का मतलब होता है विचारक, ये ग्रीक का विचारक था। ग्रीक थिंकर एरिस्टोटल, स्पेलिंग बोर्ड पे लिखी हुई है, ग्रीक थिंकर एरिस्टोटल क्लासिफाइड एनिमल्स, क्लासिफाइड एनिमल्स, ग्रीक थिंकर एरिस्टोटल क्लासिफाइड एनिमल्स, classified animals, classified animals according to their habitats, बोर्ड पे लिखा हुआ है according to their habitats, ये रहा है ना, उनको उनके हैबिटेट के अकॉर्डिंग अरेंज करा उसने, according to their हैबिटेट्स। हैबिटेट्स को सिंपल भाषा में लिखना चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो लिविंग प्लेस, मतलब एक ऑर्गेनिज्म का लिविंग प्लेस कौन सा है जहां पर वो जर्नली ज्यादातर रहता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर लिविंग प्लेस मतलब हैबिटेट। लिख लो लैंड, वाटर, एयर, लैंड, वाटर, एयर। तो देखो कितनी छोटी सी बात बोलकर भाग गया ये, क्या इतनी छोटी सी बात से इतने सारे ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन हो पाएगा, नहीं, है ना, बल्कि इससे तो और गलतियां निकल आएंगी। कैसी गलतियां, देखो अगर हम पानी में ऑर्गेनिज्म की बात करें, फॉर एग्जांपल पानी वाले इसने बोले कि पानी वाले सारे ऑर्गेनिज्म को एक ग्रुप में डाल दो, लैंड वाले सारे ऑर्गेनिज्म को एक ग्रुप में डाल दो, एयर वाले सारे ऑर्गेनिज्म को एक ग्रुप में डाल दो, बस हो गया काम। ये तो गलत है। देखो पानी में तो रहने वाले कोरल्स होते हैं, वेल्स होती हैं, ऑक्टोपस होता है, स्टारफिश होता है, शार्क होती है, जबकि इनका स्ट्रक्चर, इनके फंक्शंस, इनके अंदर के पार्ट्स किस हद तक अलग है तुम सोच भी नहीं सकते। साइज का फर्क है, नेचर का फर्क है, तरीके का फर्क है, अंदर के स्ट्रक्चर का फर्क है। तो क्या इतने सारे ऑर्गेनिज्म को एक वैरायटी में डालोगे, नहीं, जबकि इसके अकॉर्डिंग तो वही बनता है कि पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म है सारे। इसने क्या बोला, सब में ना एक चीज कॉमन है, पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म, बस। ये नहीं देखा कि कितना सारा डिफरेंस है, स्टारफिश कितनी छोटी होती है और शार्क कितनी बड़ी होती है, ऑक्टोपस उससे भी बड़ा होता है, ठीक है, कोरल, कोरल छोटे छोटे होते हैं, झींगा वगैरह, वेल, वेल भी बड़ी होती है ना। तो कितना कितना फर्क है, इसने कह दिया पानी वाले सारे ऑर्गेनिज्म सेम है ना। अब लिखो नंबर 2, लिखो नंबर 2 में अब मैं कुछ सी एनिमल्स की बात बताऊंगा कि कौन कौन से पानी में रहने वाले होते हैं, है ना। ये जो मैंने अभी नाम बताए थे ना वही लिखने हैं। लिखो सी एनिमल्स के लिए, लिखो कोरल्स, कोरल्स लिख लोगे ना, कोरल्स, कॉमा, वेल, बोर्ड पे लिखा हुआ है, वेल्स, कॉमा, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस में लिख देता हूं, ऑक्टोपसेस है मतलब कई सारे, है ना, ऑक्टोपस, कॉमा, स्टारफिश, स्टारफिश एंड शार्क, एंड शार्क, ऑक्टोपस, स्टारफिश एंड शार्क। तो देखो सबके सब पानी में रहते हैं, मुझे भी मालूम है, तुम्हें भी मालूम है, सिमिलैरिटी तो है,
लेकिन तुमने एक सिमिलैरिटी तो देख ली, पानी में रहते हैं, वो नहीं देखी जो दुनिया भर की डिसिमिलैरिटी इनके अंदर है ना। साइज का फर्क है, फंक्शंस का फर्क है, फूड का फर्क है, डाइजेशन का फर्क है, इंटरनल पार्ट्स का फर्क है, हार्ट का फर्क है, बहुत फर्क है ना। तो तुमने इतनी सी बात बोली है कि पानी में रहते हैं, इतनी बात काफी नहीं है, और ये बात बोली थी एरिस्टोटल ने, तो उसकी ये बात गलत है। लिखो इसी के अंदर, शार्क की बात लिखो, दे लिव इन सी, मतलब किस में रहते हैं ये, समुद्र में। दे लिव इन सी बट वेरी डिफरेंट इन ईच अदर, बट वेरी डिफरेंट इन ईच अदर। दे लिव इन सी, लाइव मतलब दे लाइव इन सी बट वेरी डिफरेंट इन ईच अदर, बट वेरी डिफरेंट इन ईच अदर, एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा अलग है, वेरी डिफरेंट इन ईच अदर। ठीक है, तो देखो अगर पेपर में आ जाता है ना कि जो अरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन था उसको क्यों रिजेक्ट किया गया था, तो तुम्हें उसके अंदर है ना ये सी एनिमल वाला एग्जांपल एक्सप्लेन कर देना, ये पूरा पॉइंट 3 नंबर तुम्हारे हो जाएंगे। पहले तो अरिस्टोटल के क्लासिफिकेशन के लिए फर्स्ट पॉइंट लिख देना, फिर क्यों रिजेक्ट कर दिया गया था उसके लिए सेकंड पॉइंट लिख देना, मतलब शुरू के 2 पॉइंट है ना मैंने इसीलिए लिखवाए, अगर बाई चांस पेपर में आता है, कभी कभी आ जाता है क्योंकि। तो देखो अब हम क्लासिफिकेशन के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे, है ना। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है फीचर्स, हेडिंग डाल दो अगला, वो टॉपिक खत्म हो गया, हेडिंग डाल दो कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है, ब्रैकेट में लिख लेना, फीचर्स। तो देखो इसके अंदर कई सारी बातें करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक। किसी भी ऑर्गेनिज्म का सबसे प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि उसका सेल कैसा है। तुमने चैप्टर 5 के अंदर पढ़ा है 2 तरह के सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, है ना। तो देखो कई बार पेपर में आ चुका है कि प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक के अंदर हम क्या क्या देखते हैं। जो प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक होता है ऑर्गेनिज्म का उसके अंदर क्या क्या देखा जाता है, तो तुम बताओगे कि प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक में हम क्या देखते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, और वो दोनों सेल है क्या चीज उसके बारे में मैंने चैप्टर 5 में भी लिखवाया था, तो इसलिए मैं उसके बारे में इस चैप्टर के अंदर नहीं लिखवाऊंगा, क्योंकि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में डिफरेंस इस चैप्टर से भी आ जाता है और वो डिफरेंस तुमने वहां पर कर रखा है। तो बस इतना ध्यान रखना, अगर पेपर में आता है ना व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक, किसी भी ऑर्गेनिज्म का प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है खासियत, फीचर। तो तुम्हें मालूम है प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक के अंदर हम सेल की बात करते हैं, और कौन से 2 सेल, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, सिर्फ इन 2 सेल की ध्यान रखना। प्राइमरी को ये भी बोला जाता है, ब्रैकेट में लिख लेना, बेसिक, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक। तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कर दोगे ना। और अगर एक्सप्लेन करने को आता है प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक, मतलब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का डिफरेंस आता है, तो तुम डिफरेंस वही लिख सकते हो जो मैंने चैप्टर 5 में लिखवाया था। फिर अगला हम देखते हैं, लिखो कैपिटल बी। सबसे पहले तो देखते हैं प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक। प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक में हमने 2 बातें बोली, या तो ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक सेल से बना है या प्रोकैरियोटिक सेल से बना है ना। अब बी के अंदर हम देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म कैसा है, यूनिसेलुलर है, मतलब वो एक सेल से बना हुआ है, या फिर मल्टी सेलुलर है, या फिर वो क्या है, मल्टी सेलुलर है ना। हाँ इसके लिए लिख लो थोड़ा, वैसे तो तुम्हें मालूम है यूनि और मल्टी का क्या मतलब होता है, जैसे कि हमारा अमीबा, जैसे कि हमारा जैसे कि हमारा पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये सब क्या होते हैं, यूनिसेलुलर। और मल्टी मतलब जैसे कि कैट, डॉग, फिश, हम लोग, हम सब मल्टी सेलुलर, है ना। तो दूसरे कैरेक्टरिस्टिक में हम पता लगाते हैं कि वो यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है। ठीक है, तो लिखो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के लिए, इसी के आगे लिखो, यहां पर लिखो
लिखो, इट इज अ बेसिक डिफरेंस इन द बॉडी, इट इज द बेसिक डिफरेंस इन द बॉडी डिजाइन of the organisms. It is the basic difference in the body design of the organisms. Of the organisms. It is the basic difference in the body design of the organisms. Of the organisms. For example, amoeba is unicellular. Amoeba is unicellular, जो हमें दिखाई भी नहीं देता है ना. Amoeba is unicellular. And a rat, चूहा, and a rat is multicellular. जबकि देखो अमीबा का शेप कैसी होती है तुमने देख रखी है, लेकिन वो यूनिसेलुलर होती है तो हमें वैसे नहीं दिखाई देगी, माइक्रोस्कोप से दिखाई देती है. और चूहा हमें बिना माइक्रोस्कोप के दिखाई दे जाता है. मतलब बॉडी का स्ट्रक्चर किससे बनता है? सेल से. ये बात तो खैर तुम्हें मालूम ही है. अमीबा इज यूनिसेलुलर एंड अ रैट इज मल्टीसेलुलर. एंड अ रैट इज मल्टीसेलुलर. ठीक है, तो फिर हम देखते हैं कि उसका न्यूट्रिशन कैसा है. लिखो कैपिटल सी. ये तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है. देखो अब मैं तुम्हें बताता हूं कि न्यूट्रिशन क्या चीज होती है. तुम्हें मालूम है ना, हर ऑर्गेनिज्म को एग्जिस्ट करने के लिए, उसे जीवन जीने के लिए फूड की जरूरत पड़ती है. उसे क्या लेना पड़ता है? लगातार फूड. कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो अपना फूड खुद बनाते हैं. फॉर एग्जांपल प्लांट. मुझे बताओ, प्लांट अपना फूड खुद बनाते हैं ना, उनके अंदर क्या, तुम्हें मैं एक चीज बताता हूं. प्लांट के अंदर तुमने एक प्रोसेस सुना है, फोटोसिंथेसिस? नहीं सुना होगा शायद, और अगर सुना है तो बहुत ही अच्छी बात है. फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है प्लांट को सनलाइट मिल जाती है सन से, प्लांट को CO2 मिल जाती है हमसे, पानी भी हम सप्लाई कर देते हैं, और क्लोरोफिल उसके अंदर नेचुरली बनती है. देखो मैं तुम्हें ये प्रोसेस तो नहीं समझा रहा, क्योंकि इस प्रोसेस के बारे में ना 10th क्लास में प्रॉपर तरीके से है, अभी बताने का कोई फायदा नहीं है. बस मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूं कि जो प्लांट होते हैं वो अपना न्यूट्रिशन खुद लेते हैं. खुद लेने का मतलब है कि वो दूसरों पर डिपेंड नहीं होते. हम प्लांट पर डिपेंड रहते हैं ना अपने फूड के लिए. मुझे बताओ, अगर हमें अपना फूड लेना है, चाहे वेजिटेबल हो, चाहे फ्रूट हो, चाहे कुछ भी हो, खाने की कोई सी भी चीज लेनी है, तो हम किस पर डिपेंड रहते हैं? पूरी तरह से प्लांट पर. लेकिन प्लांट खुले तरह से एटमॉस्फेयर में अपना फूड खुद बनाते हैं. उन्हें सन से सनलाइट मिल जाती है फ्रीली, हमसे CO2 मिल जाता है फ्रीली, वाटर सप्लाई हो जाता है, और क्लोरोफिल उसके अंदर होती है. क्लोरोफिल क्या होती है, ये सब क्या होता है, ये छोड़ो. ध्यान रखना, जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाते हैं, ऐसा न्यूट्रिशन कहलाता है ऑटोट्रोफिक. ऑटोट्रोफिक का मतलब होता है, देखो ऑटो का मतलब ऑटोमेटिक. प्लांट के अंदर कैसा न्यूट्रिशन पाया जाता है? ऑटोट्रोफिक. लेकिन हम लोग डिपेंड रहते हैं, और जो ऑर्गेनिज्म किसी और के ऊपर डिपेंड रहते हैं ना अपने फूड के लिए, उनके अंदर न्यूट्रिशन पाया जाता है हेट्रोट्रोफिक. उनके अंदर कौन सा न्यूट्रिशन पाया जाता है? हेट्रोट्रोफिक. ठीक है, तो ज्यादा मत सोचो कि हेट्रो क्या होता है, ऑटो क्या होता है ना, एक छोटी सी बात थी. अब ध्यान से सुनो. ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन कहने का मतलब ऐसा न्यूट्रिशन जो ऑर्गेनिज्म खुद बनाते हैं, और हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन कहने का मतलब ऐसा न्यूट्रिशन जो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं. हम जनरली किस पर डिपेंड रहते हैं? प्लांट्स पर. तो हमारे अंदर कौन सा न्यूट्रिशन होता है? हेट्रोट्रोफिक. प्लांट किसी पर डिपेंड नहीं रहते, तो प्लांट के अंदर कौन सा न्यूट्रिशन होता है? ऑटोट्रोफिक. बस इतनी सी बात है. वरना अगर इतना ही एक्सप्लेन करना है ना, तो 10th क्लास के चैप्टर 6 के अंदर फर्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिशन, और 3 या 4 क्लासेस के बाद न्यूट्रिशन खत्म हो जाता है. इतना बड़ा चैप्टर है, इतना बड़ा टॉपिक है ये, अकेला टॉपिक न्यूट्रिशन का 3 क्लासेस के बाद खत्म हो जाता है. अगर तुम जानना ही चाहते हो कि ऑटो और हेट्रो होता क्या है, तो मेरे पास वीडियो बनी बनाई है 10th क्लास वालों की. खुलकर किसी दिन 2 घंटे की क्लास लगाओ, तब मैं तुम्हें समझाऊंगा न्यूट्रिशन क्या चीज है ना.
नाइन्थ क्लास में जितना जरूरी था उतना मैंने बता दिया, फिर भी अगर थोड़ी बहुत बातें अलग से पूछना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, पूछो खुलकर क्लास में। लेकिन लिखो अब न्यूट्रिशन के लिए। तो दो ही तरह के न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। प्लांट के अंदर जनरली ऑटोट्रॉफिक होता है और एनिमल के अंदर जनरली हेटेरोट्रॉफिक होता है। तो लिख लो, लिखो प्लांट्स आर जनरली ऑटोट्रॉफ्स, या फिर ये लिखो प्लांट्स हैव जनरली ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। प्लांट्स हैव जर्नली, तुम्हें अभी ये पता नहीं है मैंने ये वर्ड क्यों लिखा है जर्नली, ध्यान रखना सारे प्लांट का ऑटोट्रॉफिक नहीं होता है। फिर से मैं वही बोलूंगा भाई, 10th क्लास में बताई गई है सारी बातें, है ना। प्लांट्स हैव जर्नली ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, लिख लोगे ना स्पेलिंग, चलो मैं लिख देता हूं। Plants have generally autotrophic nutrition and animals have generally heterotrophic. Animals have generally heterotrophic nutrition. Animals have generally heterotrophic nutrition. Heterotrophic nutrition.